वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और कई बच्चों का डिमांड था, जैसा कि पहले से मालूम होगा कि एनईपी 2020 के बारे में पढ़ने के लिए कि सर एनईपी क्या है, इसको भी एक बार पढ़ा दीजिए। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एनईपी में वही चीजें रहेंगी जो एक बच्चे के लिए सही होगा। जो एक बच्चे के लिए सही होगा वही चीजें सारी एनईपी में रहती हैं। तो एनईपी को ये सोच के मत पढ़िए कि बहुत ही अलग चीज होगा, इसमें कुछ अलग पॉइंट बहुत से मिल जाएंगे। बस इतना जानिए कि एनईपी में भी एनसीईआरटी की तरफ वही पॉइंट लिखे जाते हैं जो एक बच्चे के लिए बेहतर होते हैं शिक्षण के लिए। तो बस इस तरीके से एनईपी को समझिएगा, ये नहीं कि पॉइंट लिखा है उससे याद कर लीजिए, बस एनईपी को समझिएगा। बाकी जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जो कि और भी चल चुका है प्रैक्टिस सेट, आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जो प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ वहां आप जाके देखिएगा और समझिएगा कि कैसे ये कोई हवा या फिर अलग चीज नहीं है, वही चीजें हैं जो आप जानते हैं पहले से, मारना पीटना फलाना ठिकाना। हाँ, थोड़ा सा शब्दों का तालमेल रहता है, आप शब्दों से ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए सीटेट के लिए, और उन लाइन से आपको अर्थ निकालना है, क्योंकि बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता है सीटेट में, ताकि एक बार में तो आप समझ ही ना पाए। पर जब आप धीरे धीरे करने लगते हैं तो आप उन शब्दों को समझ जाते हैं, उन्हें बोलना, उनका यूज करना भी समझ जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी इतनी समझ बन जाती है कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। तो कोई भी चीज सीटेट में बहुत हाई लेवल नहीं, यहाँ चीजों को इस तरीके से गढ़ा गया है कि वही बच्चा लगा पाए जो इसे याद ना करे बल्कि इसको समझने की कोशिश करे। जो समझेगा, समझिए उसे ऑप्शन दिखने लगेंगे, और जो याद करेगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो इसी के साथ चढ़ते हैं एनईपी की तरफ। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे भी अपना सीधा सिद्धांत है कि शॉर्ट में संपूर्ण गाथा पढ़ लेने की। तो एनईपी की जब पढ़ते हैं 2020, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला आता है विद्यार्थी के बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। अब जैसे कि ये शब्द आ गया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एनईपी बोला है इसलिए ये सही है। आप बस शब्द का मतलब समझिए, इस वाक्य का मतलब समझिए, क्या सच में विद्यार्थियों के बहुभाषाई होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं? तो देखिए, बहुभाषा होने का मतलब कि किसी व्यक्ति को जब कई भाषा आती हो। बहुभाषा होने का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति को कई भाषाएं आती हो। उस संज्ञानात्मक मतलब था मानसिक। मतलब यदि किसी बच्चे को कई भाषाओं का ज्ञान है तो उससे बच्चों को उच्च संज्ञानात्मक मतलब उच्च मानसिक लाभ होता है। और ये जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति को एक भाषा आता है, यह देखा गया, और जिस व्यक्ति को कई भाषाएं आती हैं, उस जिस व्यक्ति को कई भाषाएं आती है उसको असल में कई भाषाओं की वजह से कई रीति रिवाज, कई संस्कृति, कई व्यक्तियों का अनुभव प्राप्त होता है, कई किताबों का अनुभव प्राप्त होता है। तो इस वजह से उसके जो मानसिक विकास होते हैं वो अलग लेवल पे हुए रहते हैं। इसलिए बोला गया कि यदि आप बहुभाषी हैं तो आपके अंदर उच्च संज्ञानात्मक लाभ देखने को मिलते हैं। दूसरा, बहुभाषा की एनईपी 2020 बहुभाषा की क्या करता है? सिफारिश करता है। अब बहुभाषा की सिफारिश करने से मतलब क्या है? बहुभाषा का सिफारिश करने का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी स्कूल में गए तो बोला गया है कि एनईपी में कि बहुभाषा, कई भाषाएं पढ़ानी। आपको ये मिलेंगे भाषा वाले में क्वेश्चन कि बहुत ढेर सारी भाषाएं पढ़ानी है, इसलिए ऐसा करते हैं कि फ्रेंच भी पढ़ा देते हैं, जर्मन भी पढ़ा देते हैं, इनको 10-20 भाषाएं समझ में आ जाती है, उर्दू वगैरह कई भाषाएं पढ़ा देते हैं। ये नहीं है। बहुभाषा की सिफारिश करने का मतलब ये होता है कि बच्चों को अलग अलग भाषाएं आनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को जर्मन वगैरह सब पढ़ाने लगे। ये बच्चे के 1 से 5 की बात चल रही है। 1 से 5 अलग रसियन जर्मन लैंग्वेज जोड़ देंगे। आपने यदि मेरे वीडियो को पढ़ा होगा तो शुरू में एक वीडियो थी व्यक्ति भिन्नता की, जहां मैं हमेशा बोला था कि उस चीज का प्रयोग हर जगह देखने को मिलेगा। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, और हर बच्चे की भाषा क्या होती है? अलग अलग। अब जैसे कि यूपी साइड में लिया जाए, एक सब्जी होती है नेनुआ, और इसी को यदि बिहार में चल जाइए आप, झारखंड में, तो इसको बोलेंगे गिलकी, सूरन को उधर बोलेंगे ओल। तो ये होता है कि अलग अलग भाषाओं में शब्दों के तालमेल क्या हो जाते हैं? अलग अलग। अब आपके क्लास में अलग अलग भाषाओं के बच्चे बैठे हैं, तब उन अलग अलग भाषाओं के, मान लीजिए आपके क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनमें कि कुछ बच्चों का ये भी भाषा आती है, कुछ बच्चों को वहां की भाषा आती है, कुछ बच्चों को अलग क्षेत्र की भाषा आती है। अब उन भाषाओं का ही प्रयोग करके हर एक बच्चों को वो भाषा सिखाना। जैसे मान लीजिए किसी को भोजपुरी आती है, अब उन बच्चों का प्रयोग करके बाकी बच्चों को भोजपुरी सिखाना। एक बच्चों को उर्दू आती हो, उर्दू के लफ्ज बोलना था, उस बच्चे का प्रयोग करके बाकी को उर्दू के भाषा के बारे में ज्ञान देना। एक बच्चे को खड़ी बोली बोलनी आती हो, हिंदी हो, तो उसका प्रयोग करके बाकी बच्चों को खड़ी बोली। तो इसी को तो कहा गया है कि व्यक्ति भिन्नता को हमेशा एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे, रिसोर्सेज के रूप में। कि ठीक है, वहां आपके पास ऐसे बच्चे जो एक दूसरे से अलग हैं, तो आप उसका रिसोर्स की तरफ प्रयोग कर सकते हैं, एक संसाधन के रूप में, ताकि
उनसे और बच्चों को हेल्प मिल सके और बच्चों को सहायता मिल सके। और बच्चों के द्वारा ज्यादा जल्दी सीखते हैं और ज्यादा आसानी से सीखते हैं। तो यही बात कहता है बहुभाषिता की सिफारिश सही कहता है कि जब अलग अलग तरीके से आपके यहाँ बच्चे आए तो सभी बच्चों को प्रयोग करके हर एक बच्चों को सभी भाषाओं का आप ज्ञान दीजिए, ताकि उन भाषाओं के जरिए वो संस्कृति को समझेंगे, रीति रिवाज को समझेंगे, और जो एक दूरी होती है उन बच्चों के बीच में वो कम हो जाती है। सभी बच्चे एक जैसे अपनापन महसूस करने लगते हैं। तो उसी बहुभाषा की क्या करता है सिफारिश। इस बहुभाषा की सिफारिश नहीं करता कि प्राइमरी में जर्मन, फ्रेंच, रशियन तो 4-5 भाषाएं सिखाओ, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला है बहुविषयकता एवं समग्र शिक्षा की सिफारिश करता है एनईपी। बहुविषयकता मतलब बच्चों को कई विषयों का क्या देना चाहिए, ज्ञान। अब कई विषयों का ज्ञान का मतलब यह नहीं कि पहले दिन ही आप क्वांटम फिजिक्स से लेकर न्यूक्लियर फिजिक्स सब रख दीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगे पढ़ाने। उस स्तर पे कक्षा 1 से 5 के स्तर पे बच्चों को अलग अलग विषयों का क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान देना चाहिए। जैसे बच्चे 1 से 5 में जैसे पर्यावरण में देखते हैं आवास होता है, जल होता है, यात्रा होता है, जो थीम्स बने हुए हैं, तो आप उस जरिए पर्यावरण के जरिए आप अलग अलग विषय का ज्ञान दे सकते हैं। तो वही चीज है कि बच्चों को कई विषयों का क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। समग्र शिक्षा मतलब हर तरफ हर एक बच्चे के बाद क्या होनी चाहिए, शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए। इसी बात को कहता है कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा क्या करता है, सिफारिश। सिफारिश मतलब इस पे जोर देता है। लचीला बहुस्तरीय गतिविधि, देखिए गतिविधि आप जानते हैं, गतिविधि मतलब एक्टिविटी हो गया कि बच्चे जो आप रंगोली बनवाने का कार्यक्रम करवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं, तो इस तरीके के जो आप अंताक्षरी करवाते हैं, एक जैसे नंबर भरने वाले आते हैं, आप क्या आ जाते हैं जैसे आप जिसमें वर्ड मीनिंग बनाते हैं, तो बहुत सी ऐसी गतिविधि होती है जो बच्चों के साथ करवाया जाता है जो कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी होती हैं, और बच्चे उस खेल खेल में अलग अलग पढ़ाई के बारे में सीखते हैं। तो गतिविधि तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो गतिविधि कैसी होनी चाहिए, लचीला। लचीला मतलब कि न वो कठिन हो न वो सरल हो, न वो कठिन और न वो सरल हो, ताकि एक कमजोर बच्चा रहे तो उसके अनुसार सरल बनाया जा सके। एक उससे तेज बच्चा होगा तो उसके अनुसार थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, और एक उससे ज्यादा तेज बच्चा होगा तो उसके लिए और थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे, हाई। तो लचीला होने का अर्थ ये होता है कि आपकी गतिविधि इस तरह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अलग अलग बच्चों के अनुसार उसे एडजस्ट किया जा सके। इसलिए कभी भी कुछ भी न सरल होता है न कठिन, दोनों ऑप्शन गलत हैं। जब भी सही होगा लचीला, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, बहुत गतिविधियां कुछ भी होगी तो कैसे होनी चाहिए, लचीली, ताकि अलग अलग बच्चों के हिसाब से हम उसको आराम से एडजस्ट कर सके, क्योंकि लचीले चीजों को ही आराम से फिक्स किया जा सकता है अलग अलग स्तर पे। तो लचीला होना चाहिए। बहुस्तरीय मतलब कि उस गतिविधि पे अलग अलग कई लेवल होने चाहिए। जैसे बच्चा एक लेवल पार करे, उसके बाद उसको अगले लेवल में जाए, फिर अगले लेवल में जाए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी बढ़े, रुचि बढ़े, और हर अलग अलग लेवल जो पिछले लेवल से जुड़ी होंगी तो वो कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ेगा। अब ये तो एक टीचर के ऊपर कैसी गतिविधि करवाता है। तो बहुस्तरीय होनी चाहिए, अलग अलग लेवल फिक्स होने चाहिए, और साथ में सबसे जोर देने बात है लचीला। ये शब्द कई जगह मिलेगा, सिर्फ गतिविधि के रूप में नहीं, पाठचर्या, सिलेबस, हर एक चीज। न कठोर न सरल, परीक्षा तक आपसे पूछेगा, न कठोर न सरल होनी चाहिए हमेशा कैसी, लचीली। इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। समस्या समाधान केंद्रित, अन्वेषण, खोज पर आधारित, मतलब कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, जो भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय आपको याद नहीं करवाना है। पर्यावरण में आपको उसको ये नहीं रटवाना है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है याद करो, या पेड़ पौधों में जल कैसे ऊपर जाता है, खनिज लवण किससे ऊपर जाते हैं याद करो, या फूलों में कौन कौन से भाग होते हैं, वाह दल होता है, पुंकेसर होता है, परागकण होते हैं, ये याद नहीं करवाना है। बच्चों के अंदर हमेशा आपको कौशल विकसित करने, स्किल्स। और वो स्किल्स होते क्या हैं, जैसे समस्या समाधान केंद्रित, मतलब कि बच्चों के अंदर समस्या समाधान का कौशल विकसित कीजिए, ताकि विकास कीजिए, ताकि उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, चाहे वो प्रश्न के रूप में कोई टॉपिक आ जाए, पढ़ाते समय कोई डाउट उसके मन में उठे, कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में जिज्ञासावश कोई समस्या उठ जाए, या कहीं से कोई भी किसी तरीके की समस्या या प्रश्न आए, तो वो बच्चा अपने लेवल के हिसाब से सोच विचार के उसका क्या कर सके, समाधान इस तरीके से विकसित कीजिए ताकि उसे किसी से पूछने की जरूरत न पड़े, वो खुद से उस चीज का क्या कर सके, समाधान कर सके, खुद से निर्णय ले सके। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है एनालिसिस करना चीजों के बारे में, तो अन्वेषण पर आधारित हो, खोज पर आधारित हो, और भी आप कौशल के नाम सुने होंगे।
अमूर्त चिंतन का विकास करिए, अपसारी चिंतन का विकास करिए, सृजनात्मकता का विकास करिए, तार्किक चिंतन का विकास करिए। तो ये जो सारी चीजें होती है ये होते हैं स्किल्स, कौशल। तो हमेशा विकास कौशल का करना है, न कि किताबों में लिखी हुई चीजों को याद करवाना है। वो सब चीज एक जरिया है जो बच्चे को एक ऐसा एनवायरमेंट देंगे। किताबों में जो चीजें होती है वो एक जरिया होती है कि बच्चों को एक ऐसा एनवायरमेंट मिले जिसमें उस टॉपिक के ऊपर वो अन्वेषण कर सके, खोज कर सके, तर्क कर सके, परिकल्पना कर सके, अमूर्त चिंतन कर सके, समस्या को हल करते हुए समस्या समाधान से कर सके, आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट सीख सके। तो आपके अंदर ये अलग अलग कौशलों क्या करना, विकास। इसलिए जब भी ऑप्शन में आएंगे पहले स्किल्स ढूंढिएगा, चारों में से कौन है, चारों में पहले उसको ढूंढिए जिसमें कौशलों के ऊपर फोकस किया जाएगा, वही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। और बाकी यदि इसके बारे में जानना तो फिर प्रैक्टिस सेट देखिए किस तरीके से बिंदास हल करेंगे। अगला देखिए, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अब समालोचनात्मक चिंतन भी एक तरह का क्या है, स्किल्स है, कौशल है। तो इसका भी क्या करना है, विकास। देखिए समालोचनात्मक चिंतन के कई नाम है। समालोचनात्मक चिंतन को रचनात्मक भी लिख देगा, सृजनात्मक भी लिख देगा, आलोचनात्मक भी लिख देगा, विवेचनात्मक भी लिख देगा, कई नाम से लिखता है। तो नाम कई मिल सकते हैं लेकिन हर एक क्या है आपके सही है, चाहे समालोचनात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे सृजनात्मक हो, चाहे आलोचनात्मक हो, चाहे विवेचनात्मक, सभी तरह के चिंतन क्या है, सही है। और इस हर एक चिंतन में यही बात होती है कि बच्चे अपने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं कई प्रकार से सोचने में। कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज आई तो उसके लिए कई प्रकार से विचार करेंगे, कई तरीके ढूंढेंगे। हमेशा एक तरीके का प्रयोग नहीं करेगा बच्चा, कई तरीकों के बारे में विचार करेगा कि इसको और किस तरीके से हल कर सकते हैं, इसको और किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है, इस समस्या को और कैसे आसान किया जा सकता है। तो इस तरीके के विचार उसके दिमाग में उठने चाहिए, इस तरीके के तर्क उठने चाहिए। तो ये सभी कौशलों का क्या करना होता है, हमें विकास। इसलिए ऑप्शन में कौशल ही सही होते हैं। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बच्चा जिस भी चीज के बारे में टीचर पढ़ाएगा, जो शिक्षण होता है, यहां लिख सकते हैं शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि उसकी किताब में प्रकाश संश्लेषण दिया है और मान लीजिए दो चार पौधों के बारे में दिया है, तो क्या सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जो किताब में पहले से ही, पहले मतलब पूर्व, पहले से निर्धारित करके ईवीएस के बुक में छप गया बच्चे के, तो क्या सिर्फ उतने का ही ज्ञान देना है? बच्चे के मन में और डाउट है, और कई पेड़ पौधों के बारे में उसको जानना है, और क्वेश्चन आपसे पूछता है जानवरों के बारे में, तो ये बोलेंगे आपकी किताब में बस इतना सिलेबस में दिया तो यही पढ़ना है, ये पहले से निर्धारित क्राइटेरिया फिक्स किया गया, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप भी कहेंगे सर ये गलत है। इसलिए बोला जाता है जो शिक्षण होता है वो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु, जो सिलेबस बच्चे को दिया गया उस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। यही क्या होता है कि उस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो भी जिज्ञासा चाहे जहां से रहेगा आप वहां से उसको पढ़ाना होगा। उसके अंदर जितना उसको डीप समझना होगा आप उसको उतना डीप समझाएंगे। जहां तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी, आपको समझाना पड़ेगा। आप कभी नहीं बोल सकते कि आपका सिलेबस में बस इतना फिक्स दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए बोला गया है कि विषय वस्तु केवल पूर्व निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा गया कई टीचर के अंदर बोल देंगे कि आपके सिलेबस में बच्चा ये नहीं है तो आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है, बस इतना पढ़ लो, इतने में पास हो जाओगे, बस इतना पढ़ लो, तो छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए बोला गया कि जो पूर्व निर्धारित विषय वस्तु केवल उस पर फोकस मत कीजिए। हर एक चीज जहां तक बच्चे को समझना वहां तक समझाइए। आप चीजों को जहां तक जोड़ सकते हैं उसके दैनिक जीवन से, वहां तक आप उस चीज को जोड़िए। अगला, प्राथमिक स्तर पर घर की भाषा या मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो। बहुत ही खूबसूरत बात। एक प्राइमरी में बच्चा आएगा और आप एक टीचर के तौर पर खड़ा है। आधे बच्चों के दिमाग में आज की शिक्षा नीति के अनुसार पहले ही बना रहता है कोई स्कूल है, स्कूल में जाएंगे तो पिटाई होगी। मतलब पहला बात कि बच्चे के दिमाग में एक चीज बनी हुई है जब शुरू शुरू में स्कूल जाता है कि स्कूल जाने का मतलब कोई जेल खाना है जहां पिटाई होती है। मतलब चोर का जेल जाना और बच्चे का स्कूल जाना, दोनों के भाव लगभग सेम होते हैं। वो जेल नहीं जाना चाहता, ये स्कूल नहीं जाना चाहता। उसको मालूम है जेल जाएंगे तो पिटेंगे, और इसको मालूम है स्कूल जाएंगे तो पिटेंगे। तो इस चीज का बदलाव लाएंगे कैसे? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे की भाषा यदि भोजपुरी और आप खड़ी बोली का प्रयोग करें कि देखो आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम कुत्ते के बारे में पढ़ेंगे, आपको अपने लैंग्वेज को बदलना होगा। यदि आप बोले क्या बोले हो,
और बच्चे की भाषा ये है, तो क्या कह रहे हैं? तो आपको उस शब्द के हिसाब चलना। यदि बच्चा ठेठ भोजपुरी बोलता है तो आपको ठेठ भोजपुरी भाषा का प्रयोग करना होगा, उसकी जो घर की भाषा है इसलिए प्रयोग करना होगा, ताकि जब आप उसके घर की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो आपको अपने को जोड़ पाता है, दोनों एक दूसरे से संवेगात्मक या भावात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। तब बच्चे को आप पे भरोसा होना शुरू होता है, तब वो आपसे खुल के अपने क्वेश्चन को पूछता है। लेकिन जब आपकी भाषा बिल्कुल अलग रहेगी और उसकी भाषा बिल्कुल अलग रहेगी तो वो अपनापन नहीं आएगा, भावात्मक रूप से आपसे जुड़ नहीं पाता है और हर एक डाउट, हर एक भ्रम को अपने दिमाग में पाले बैठता है। इस चीज का अनुभव आप कर चुके होंगे कि जो टीचर ठेठ बोलता है, आपकी भाषा में बोलता है, आप उससे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, चीजों को एकदम खुल के पूछ देते हैं। लेकिन जो टीचर से आप कनेक्ट नहीं हो पाते उससे आप खुल के नहीं पूछ पाते। इसलिए बोला गया कि जब भी पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, मातृभाषा मतलब उसकी घर की भाषा में पढ़ाएंगे। ठेठ भोजपुरी, ठेठ देहाती, तो आपको ठेठ भोजपुरी, ठेठ देहाती बनना होगा। नहीं आता जाइए कोचिंग क्लास करके स्पीकिंग सीखिए कि ठेठ भोजपुरी सिखाई जाती है यहाँ पे, आपको सीख के आइए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाना होगा कैसे, उसके घर की भाषा या फिर मातृभाषा में। आगे की ओर बढ़िए। संप्रत्ययी समझ को बढ़ावा देना, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, उसको याद करने पर फोकस मत कीजिए, उसके अंदर एक स्किल्स मतलब कौशल का विकास करिए, ताकि वो क्या समझे, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आधे से ज्यादा रटे होंगे, मतलब नहीं पता लेकिन रटे होंगे। बहुत से लोग होंगे, बहुत से ऐसे टॉपिक, हम आप ही ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जिनको सिर्फ रट लिए होंगे और रट के दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट असल में पता ही नहीं है, बस रटे हुए हैं। तो वही चीज के बच्चे याद ना करें, किसी भी परिभाषा, किसी भी उदाहरण को जो आप लिखवाते हैं, जैसे उदाहरण में ये परिभाषा ये, तो वो रटे ना। जैसे नाउन की संज्ञा की परिभाषा हर एक बच्चा पर रटा हुआ, आज तक किसी से पूछ लीजिए कि व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है कि आखिर संज्ञा होती क्या है। परिभाषा वो खुद बनाएगा, होता हम लोग का तरीका उल्टा पढ़ाने का। हम परिभाषा बता देते हैं उसको, हम उदाहरण बता देते हैं उसको और छोड़ देते हैं, जबकि प्रोसेस ये होना चाहिए कि हम उसको कॉन्सेप्ट समझाएं, बच्चा परिभाषा बनाएगा, बच्चा उदाहरण बताएगा। और हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को परिभाषा पढ़ा दिए, उदाहरण पढ़ा दिए, बच्चा कॉन्सेप्ट बना लेगा। यही तो गलत बात है। कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, डेवलप करेंगे, परिभाषा और उदाहरण कौन बनाएगा, बच्चा बनाएगा। और इसीलिए बोला गया है कि संप्रत्ययी समझ को क्यों दीजिए बढ़ावा। आज के एजुकेशन सिस्टम में चाहे गलती टीचर की हो या किसी की हो, ऐसे गलती टीचर की होती है और कोई दूसरी बात ही नहीं होती, टीचर की होती है, न सरकार न राजनीति, गलती टीचर की होती है। एक लाइन में मैं बोलता हूँ, सीधी बात है कि जहां जहां एजुकेशन में प्रॉब्लम है, हर उस पॉइंट पे चोट किया गया है। चाहे संप्रत्ययी समझ हो, चाहे टीचर का बच्चों की भाषा में न बोलना हो, चाहे टीचर जो सिर्फ सिलेबस पे केंद्रित हो जाता है, बोलता है बाबू आपके इससे ज्यादा आप में नहीं पूछा जाएगा तो बस यहीं तक पढ़ो, उसके सवाल का जवाब ही नहीं देता। हर एक पॉइंट पे चोट किया गया उसी के। इसलिए आप चीजों को समझिए कि आखिर कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन मतलब बच्चों का परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं। तो परीक्षा और जांच करते हैं तो बहुत से टीचर में क्या आता है कि पढ़ाते पढ़ाते रही, वो जांच कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, तो तुरंत गिन लेगा कि नहीं पीछे वाले गधा है, सब पीछे वाले होते हैं, आगे वाले सबसे तेज होते हैं। एक मेंटेलिटी तुरंत क्रिएट कर देता है सभी बच्चों के मन में कि उधर वाले पोर्शन गधा है, इधर वाले तेज है, तो यहाँ वाले ऐसे हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य उस चीज को बदल के क्या लिखना, बच्चों का सीखने में क्या करना है, मदद करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कमी को ढूंढ कर दूर करना, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रतिपुष्टि देना। तो देखिए, प्रतिपुष्टि देने का यह मूल्यांकन के उद्देश्य है कि आप मूल्यांकन, जांच, परीक्षा लेते ही क्यों हैं। क्योंकि देखिए, परीक्षा पे बच्चों के पढ़ने का तरीका टिका हुआ है। यदि आप परीक्षा ही ऐसा ले रहे हैं तो वो जिस तरीके का परीक्षा लेंगे उस तरीके का पढ़ाई करेगा। इसलिए आपको मूल्यांकन के तरीके को भी बदलना होगा। आप सब सही किया लेकिन परीक्षा लेने का तरीका ही आपने गलत कर दिया ना, तो बच्चे का पूरा पढ़ाई बदल जाएगा। परीक्षा के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है हमको एग्जाम पास करना है और वो एग्जाम के अनुसार लगता है पढ़ने। इसलिए आपको मूल्यांकन, अपने परीक्षा, अपने जांचने की तरीके की क्या करना होगा, बदलाव लाना होगा। हम जांच क्यों रहे हैं, ये पता करने के लिए कौन तेज है, कौन कमजोर है, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ नहीं। आपको मेंटेलिटी को चेंज करनी होगी कि हम बच्चे का मूल्यांकन मतलब उसकी परीक्षा क्यों लेते हैं, उसको जांचते क्यों, उसके बारे में पता क्यों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो कमी है
उसको ढूंढा जाए और उसे दूर किया जाए, इसलिए ताकि हम बच्चों की क्या कर सके, मदद। बहुत भारी शब्द है गुरु। पढ़ाना मदद करना नहीं होता है। जब आप पर्सनली उसके कमी को जानते हैं और उसे दूर करने के लिए एक रात बैठ के विचार करेंगे ना, ताकि उसको दिक्कत कहाँ है, किस तरीके से उसको समझाया जाए, तब आप सही मायने में मदद करते हैं। सिर्फ पढ़ा देना मदद करना नहीं होता है। तो बच्चों की क्या करना, मदद, प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक। प्रतिपुष्टि देना क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक या प्रतिपुष्टि क्या होता है, बच्चे ने आपके सामने कॉपी लाया, सर होमवर्क लगा के लाए हैं, आप उठाए 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। तो अब बच्चा आपको देख रहा है, इस कंडीशन में बच्चा आपको देख रहा है। खुद आप बच्चे की जगह रखिए, बच्चे के दिमाग में कोई मतलब नहीं, बस वो इतना जानता है कि टीचर जब इससे कॉपी हटाएगा तो उससे बोलेगा क्या, एक झापड़ मार देगा, कि उससे बोलेगा तुम गधा हो, नालायक हो, या शर्मिंदा करके डरा के भाग देगा। तो जब आप उससे बोलते हैं ना जो उस समय, वही कहलाती है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। और ये बहुत जरूरी चीज है। यदि आपने जरा सी प्रतिपुष्टि गलत दी, अब संवेग का बहुत बड़ा असर होता है संज्ञान या अधिगम पे, पढ़ाई लिखाई पे। संवेगों का, भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है पढ़ाई लिखाई पे। और ये पूछता भी आपसे कि संज्ञान और संवेग कितने ज्यादा जुड़े हुए, बहुत ही घनिष्ठ रूप से। यदि आपकी एक बार से उसकी भावना आहत हुई, उसको लगा कि हम गधे हैं, तो जान जाइए कि अगले दिन से क्लास से बाहर रहेगा। यदि उसको शर्मिंदगी फील हुई क्लास के सामने, अगले दिन से बहाने ढूंढेगा आपके क्लास में ना आने का, आपके स्कूल में ना आने का। इसलिए जब भी फीडबैक दीजिए तो इस तरीके को, 10 गलत करे तब भी आपको ऐसा फीडबैक देना है कि बोले सर कल हम जरूर लगा के लाएंगे, आप बस देखते रहिए। मतलब कि वो मोटिवेट हो। कभी फीडबैक नकारात्मक रूप में जानी ही नहीं चाहिए। फीडबैक ऐसा दीजिए मोटिवेट हो, उसके चेहरे पे एक ऊर्जा चमकनी चाहिए, ये नहीं कि निराशा आ जाए। यदि किसी फीडबैक से उसके चेहरे में निराशा आई, आपका फीडबैक गलत है। तो मान लीजिए यदि किसी भी ऑप्शन में तीनों मिल गया, पूछे सबसे जरूरी कौन है। कमी ढूंढ के दूर करना टीचर का काम है, मदद करना टीचर का काम है। एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रतिपुष्टि। इससे मूल्यांकन में मान लीजिए तीनों ऑप्शन में लिख दिया, क्योंकि तीनों सही है, तीनों ऑप्शन में लिख दिया, तो सबसे ज्यादा सही कौन होगा, तो पहले ऑप्शन में आता फीडबैक और प्रतिपुष्टि। याद रखिएगा, तीनों मिल गए सही टिक मारिएगा प्रतिपुष्टि को। मान लीजिए तीनों लिखा, तीनों में से एक चुनने को दिया हुआ पिछली बार, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, फीडबैक। सबसे पहली चीज होती है फीडबैक और प्रतिपुष्टि, उसके बाद बाकी चीज। अगला देखिए, मूल्यांकन पढ़ना होगा, पीछे पढ़ा हुआ हूं मूल्यांकन वाला, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां जाके देख लीजिएगा, वहां आपको मूल्यांकन की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वहां और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे मूल्यांकन को। कोई बड़ी वीडियो नहीं है, देखिए मेरी सारी वीडियो शॉर्ट ही होंगी, सीधा सारा 2x पे प्ले करिएगा, दोगुनी स्पीड पे, और एकदम चाप दीजिएगा। 11वां देखिए, आकलन, यह भी एक स्किल होता है। संश्लेषण, विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम चिंतन, उच्च क्रम के क्या चिंतन कौशल का परीक्षण। मतलब जब आप बच्चे का परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो इस चीज को मत देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला गलत लिखा है कि सही। इस चीज को मत देखिए उसको पहाड़ा 1 से 20 तक याद है कि नहीं याद है। इस चीज को मत देखिए हिंदी में क ख ग घ पूरा सही लिखा है गलत। आपको परीक्षण करना है कि उसके अंदर आकलन करने का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर संश्लेषण करने का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर विश्लेषण करने का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन करने का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर अमूर्त चिंतन का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर परिकल्पना बनाने का कौशल आया है कि नहीं, उसके अंदर समस्या समाधान का कौशल आया है कि नहीं। तो ये जो कौशल होते हैं, उसके अंदर तार्किक चिंतन का कौशल आया है कि नहीं। तो ये सभी कौशल विकसित हुए कि नहीं, हमको इसका परीक्षण करना चाहिए, न कि ये कि क से ज्ञ तक लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, 1 से 100 तक उल्टी सीधी गिनती लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, 1 से 20 तक पहाड़ा याद है कि नहीं याद। ये सभी का कौशल नहीं करती, ये निम्न श्रेणी वाले परीक्षण। सबसे पहला फोकस होता है उसके कौशलों को विकसित करना, क्योंकि एक बार यदि उसके अंदर आपने कौशल विकसित कर दिया, तो वो कौशलों का प्रयोग करके खुद ब खुद पहाड़ा सीख लेगा, खुद ब खुद गिनती सीखेगा, खुद ब खुद हिंदी भी सीख लेगा। तो मुद्दे की बात यही है कि यदि कौशल विकसित हो गए तो बच्चा खुद सारी चीजें सीख लेगा। और इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि वो खुद सारी चीजें सीख लेता है, इसीलिए बोला जाता है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। अगला देखिए 12वां, इस बात की ओर जोर देना कि बच्चे सीखे कि सीखना कैसे है। बहुत ही शानदार लाइन है, मतलब कि बोला जाता है तो आप लोग हम लोग के लिए भी है, इस बात को अपने भी ले लेना। अपने क्या मतलब, हमारे आपके लिए। तो देखिए, बच्चे सीखे कि सीखना कैसे है। बच्चे हिंदी गणित अंग्रेजी पर्यावरण न सीखे, बल्कि बच्चे ये सीखे कि किसी विषय को यदि हमको सीखना है, गणित सीखना है, तो किस तरीके से हम गणित को सीख सकते हैं,
किस तरीके से हम पर्यावरण सीख सकते हैं, किस तरीके से हम हिंदी सीख सकते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत न पड़े, उसको किसी से पूछने की जरूरत न पड़े, वो खुद ही जान जाए अच्छा हिंदी सीखना तो हमको ऐसे ऐसे करेंगे तब हिंदी आएगा, गणित सीखना तो हमको यहाँ से शुरू करना होगा, इस तरीके से करेंगे तब गणित आएगा। मतलब कि वो गणित ना सीखे, बच्चा ये सीखे कि किसी भी चीज को कैसे सीखा जाता है, मतलब फाइनली उसके अंदर हर एक चीज का कौशलों का क्या करना है, विकास। कई बार बोल चुका, इस पे फोकस रखिएगा, कोई हवा एकदम एनईपी बनाए पड़े हो, बस जितना बोल रहा हूं एकदम समझे रहो, सब पकड़ लोगे आप। अगला देखिए, शिक्षा शास्त्र साम्यता पर आधारित है न कि समानता पे। बहुत मस्त लाइन है, मतलब जान लेवा। देखिए, साम्यता का मतलब होता है संतुलन, या इसी साम्यता की जगह लिख देगा समता। और देखिए समानता, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, समानता का मतलब होता है कि इसने 90% लाया, तुमको भी 90% लाना है, ये गणित में तेज है, तुम भी गणित में तेज हो जाओ, ये होता समानता। मतलब शर्मा जी का बेटा 90% है, वर्मा जी के बेटा को भी 90% लाना होगा, ये वह समानता की बात, कि सभी बच्चों को एक समान पढ़ाना है, सभी बच्चों का एक जैसा विकास करना है। यदि एक का 90% तो सबका कितना हो चाहिए, 90%। ये कौन बात करता है, समानता। और समता या फिर साम्य या संतुलन का मतलब ये होता है, इस बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है उसके क्षमता के अनुसार इसका विकास करेंगे, और इस बच्चे के अंदर जितनी क्षमता है इसके क्षमता के अनुसार इनका विकास करेंगे। इसका गणित बहुत सही है, जिसका गणित में विकास होना चाहिए टक्कर का। इसके अंदर कला बनाने का हुनर बहुत अच्छा है, तो इसका उसमें विकास करिए। अब ऐसा नहीं कि गणित वाले को आप बोलेंगे रे उसको देखो कला इतना अच्छा बना, तुम कैसे बना पाना है। अरे भाई, बच्चे के अंदर गणित पढ़ने का अच्छा कौशल है तो उसको गणित पे फोकस होना होगा। अब कला बनाने वाले को आप बोले तुमको कहने गणित आ रहा है, ठीक है जी, जिसको आता है उसको तुम चापे पड़े कि तुमको गणित क्या नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे का जैसी क्षमता, उस क्षमता के अनुसार उसका विकास। क्योंकि यदि आप क्षमता के खिलाफ विकास किए तो बच्चे के ऊपर तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस आ जाता है, सारा पढ़ाई उसका खराब हो जाता है। इसलिए हर बच्चे की जैसी क्षमता होगी उसके क्षमता के अनुसार उसका विकास करना क्या कहलाता है, साम्यता या समता। और दो बच्चों के अनुसार कि शर्मा कितना तो वर्मा का भी इतना होना ही चाहिए, वो कहता है समानता। तो हमें समानता पे नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चों को पढ़ाना है किस लिए, साम्यता या समता पे आधारित होनी चाहिए, न कि समानता पे। अगला देखिए, एनईपी ने जो नई संरचना लाई थी वो लाई थी 5+3+4। 5 वाले में क्या था, 5 वाले में क्या था कि शुरू के 3 साल होते हैं प्री बोर्ड, या प्री बोर्ड सॉरी, जिसको बोलते हैं प्री स्कूल। मतलब 5 साल में से शुरू के जो 3 साल होंगे प्री स्कूल होंगे, मतलब जिसको आप प्ले स्कूल बोलते हैं, LKG UKG बोलते हैं, वो होंगे 3 साल में। बच्चा खेलेगा कूदेगा और बाकी कोई मतलब नहीं रहेगा। और 5 साल में बच्चे 2 साल, उस 2 साल में चलेगा कक्षा 1 और कक्षा 2, और ये 3 में चलेगा 3, 4 और 5, और इस 3 का मतलब है इसमें चलेगा 6, 7 और 8, और इस 4 का मतलब होता है इसमें चलेगा 9, 10, 11 और 12। मतलब पढ़ाई का जो प्लान है उसे बदल दिया गया। शुरू में क्या था, 1 से 5 एक में चलता था, 6, 7, 8 अलग चलता था। मतलब शुरू में जो था ऐसे चलता था, 1 से 5 एक में, 6, 7, 8 अलग, फिर 9, 10 अलग, फिर 11, 12 क्या होता था, अलग माना जाता था। लेकिन अब इसको बदल दिया गया, इस संरचना को ऐसे कर दिया गया कि शुरू का 5 साल जिसमें वो पहले 3 साल प्ले स्कूल में वगैरह रहेगा, LKG UKG, फिर 2 साल में वो कक्षा 1, 2 पढ़ेगा, फिर आगे का जो 3 साल आएगा उसमें 3, 4, 5 पढ़ेगा, फिर आगे के 3 साल में 6, 7, 8 पढ़ेगा, और 4 साल में होगा 10, 9, 10, 11, 12। तो ये नई संरचना लाई गई है, तो इसको याद कर लेगा 5+3+3+4। कुछ आते पॉइंट दिव्यांग बालकों के ऊपर भी है। देखिए, दिव्यांग बालकों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त इमारती ढांचा का अर्थ यह होता है बच्चा दिव्यांग है, वो चढ़ नहीं पा रहा, आपने सीढ़ियां बनाया, वो व्हील चेयर पे आया, अब आपके स्कूल में सीढ़ी है, हम कह रहे हैं कि आपका स्कूल इतना ऊंचा, 3 सीढ़ी बनी हुई है, 3 ही सीढ़ी बनी, हम चलिए, लेकिन 3 सीढ़ी चढ़ाने में भी उसको व्हील चेयर दिक्कत होगा। तो आप देखेंगे कि स्कूलों में, अस्पतालों में कई जगह होता है कि एक तरफ सीढ़ी बनती है, एक तरफ स्लोप वाली ढलान बनी होती है, ढलान एक तरफ सीढ़ी। तो ढलान इसलिए बनाया जाता है कि जो दिव्यांग बालक होंगे या दिव्यांग जो लोग होते हैं उस ढलान के सहारे ऊपर आएंगे और ऊपर से नीचे चले जाएंगे, और सीढ़ी पर से नॉर्मल लोग। तो उपयुक्त इमारती ढांचा का मतलब होता है एक ऐसा इमारत बनाइए स्कूल का ताकि कितना से भी कितना दिव्यांग बालक हो
वो स्कूल में पहले फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर के आखिरी कमरे तक वो एक्सेस कर सके, आ सके और जा सके। मतलब ऐसा स्कूल का ढांचा बनाइए कि स्कूल के पहले छोर से लेकर आखिरी छोर तक बच्चे को आने जाने में, एक दिव्यांग बच्चे को आने जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसी बोला जाता है कि बच्चे के लिए एकदम दिव्यांग बालकों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा बनाना होगा स्कूल का, हर एक स्कूल का। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, मतलब चाहे बच्चा कितना भी दिव्यांग हो, हर बच्चे के लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा। निजी शिक्षक क्यों बोला गया दिव्यांग बालकों के लिए, इसलिए क्योंकि बाकी पढ़ाई तो पढ़ रहा है, लेकिन ब्रेल लिपि पढ़ाना हर टीचर के बस की बात नहीं है। साइन लैंग्वेज हर एक टीचर नहीं पढ़ाता, वो वही टीचर पढ़ाते हैं जो स्पेशल बीएड वगैरह किए हैं, जो उसकी ट्रेनिंग लिए हैं। तो अब एक दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर होगा जो जो उसको, आपको जैसे दृष्टिबाधित बालक है तो एक स्पेशल टीचर होगा जो उसको ब्रेल लिपि सिखाएगा। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है, तो ब्रेल लिपि सिखाएगा। अब एक बच्चा जो श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उसके लिए एक अलग स्पेशल टीचर आएगा जो उसको साइन लैंग्वेज सिखाएगा ताकि चीजों को इशारों में आपसे बातें कर सके। तो वो उसके लिए क्या रहेंगे, निजी शिक्षक। बाकी तो आपसे पढ़ेगा लेकिन उसके लिए निजी शिक्षक रहेंगे। अगला, अनिवार्य विशेष शिक्षा, वही जो बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज हो जाता है, ब्रेल लिपि हो जाता है। और दिव्यांग बालकों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा में आ जाती है जैसे हस्त कौशल हो गया, हस्तशिल्प हो गया, कि चीजों को बनाना, जिससे वो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं, छोटे उद्योग शुरू कर सके, जीविकोपार्जन के लिए वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो इस तरीके का अनिवार्य शिक्षा भी उनको क्या करना होता है, सिखाना होता है। ये किसके लिए आता है, दिव्यांग बालकों के लिए। बाकी रटना, याद नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एनईपी कोई हुआ नहीं है, सीधी सी बात है कि एक टीचर को एनईपी ने वहां पे चोट किया जहां पे एक टीचर ने गलती की है, जहां एजुकेशन बहुत ही बारीक सी, जैसे टीचर बच्चों की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये लगता है बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ा असर है। फीडबैक देना मूल्यांकन समय लगता है बहुत छोटी बात है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो एनईपी ने उस जगह पे चोट किया जहां पे कि लोगों को लगता है बहुत ही छोटी बात है लेकिन उसका असर बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे एनईपी के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मतलब ये मेरा कला है, अपनी क्षमता के अनुसार मेरा विकास है, ये मेरे कलाकृति है। तो एकदम लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। और भी जिस टॉपिक पे जैसा आपको वीडियो चाहिएगा तो वो वीडियो बता दीजिएगा कमेंट में, वो वीडियो मैं लेके आऊंगा। और प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जाके कर लीजिएगा आप सभी लोग, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और साथ में इसके आप यदि पहले हैं तो आप पूरा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो बने हुए सीडीपी के, और लगभग कंप्लीट वीडियो में हो चुके हैं। एक आध क्लास और बचा, वो भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, क्योंकि कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो एक लास्ट क्लास है जिसमें आप महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बता दूंगा ताकि उन शब्दों का मतलब आप समझ जाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। लगे रहिए, अपना प्यार अपने भाई के साथ बनाए रहिए। जय हिंद।